सोलर सिस्टम का एकमात्र स्टार यानी कि हमारा सूरज गैस और प्लाज्मा की एक विशाल बॉल की तरह है। सूरज की 25% रेडियस में फैली हुई इसकी कोर की ग्रेविटी के कारण इस जगह का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। सूरज की कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है और यहाँ धरती की सरफेस के कंपैरिजन में 100 करोड़ गुना ज्यादा प्रेशर है। टेम्परेचर और प्रेशर की एक्सट्रीम कंडीशन के कारण ही सूरज की कोर में हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज हो जाता है और इसी के बाद एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को कोर से सूरज की सरफेस तक आने में 1,70,000 साल लग जाते हैं। सूरज की अपर लेयर को हम फोटोस्फीयर कहते हैं। ये लेयर प्लाज्मा सेल से बनी हुई है और ऐसा सिर्फ एक प्लाज्मा सेल 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। सूरज से अब हम चलते हैं सोलर सिस्टम के स्मॉलेस्ट प्लेनेट मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह की ओर। इसका डायमीटर सिर्फ 4800 किलोमीटर है और इसकी टोटल वॉल्यूम के 85% में सिर्फ इसकी कोर ही फैली हुई है। सोलर सिस्टम के किसी भी प्लेनेट के कंपैरिजन में हमें बुध ग्रह की कोर में काफी ज्यादा आयरन देखने को मिलता है। हाल ही में की गई रिसर्च में पता चला है कि बुध ग्रह की इनर कोर सॉलिड है जबकि इसका आउटर कोर लिक्विड मेटल की बनी हुई है। अगर बात करें इसके मेंटल और क्रस्ट की तो ये दोनों मिलाकर 400 किलोमीटर तक थिक है। बुध ग्रह पर हमें हाइड्रोजन और हीलियम का एक थिन एटमॉस्फेयर भी देखने को मिलता है, लेकिन सोलर विंड्स लगातार इसी एटमॉस्फेयर छीन रही है और आने वाले दिनों में शायद ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। अब मैं आपको ले चलता हूँ सोलर सिस्टम के सबसे गर्म प्लेनेट वीनस पर। यहाँ का सरफेस टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और इस टेम्परेचर पर हम इंसान क्या कई मेटल्स तक पिघल जाती है। शुक्र ग्रह की सरफेस पर धरती से 75 गुना ज्यादा प्रेशर झेलना होता है और अगर बात करें इसके मेटालिक कोर की तो इसकी रेडियस 3900 किलोमीटर मानी जाती है। इसके बाद आती है मेंटल जो मोल्टन रॉकी मटेरियल से बनी हुई है और ये 1930 किलोमीटर थिक है। वीनस की सरफेस बेसल्ट नाम के इग्नियस रॉक से बनी हुई है जो जमीन से करीब 20 किलोमीटर नीचे फैली है। शुक्र ग्रह का एटमॉस्फेयर 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 3% नाइट्रोजन से बना हुआ है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल जमे हुए हैं। एक समय था जब हम शुक्र ग्रह पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज तलाश करते थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि शुक्र ग्रह की सरफेस पर रह पाना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो चलिए अब उस प्लेनेट की बात करते हैं जहाँ पर लाइफ रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे धरती की 3500 किलोमीटर की रेडियस के साथ इसकी कोर इसके करीब 50% वॉल्यूम में फैली हुई है। धरती की कोर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनर कोर सॉलिड है और आयरन और निकल से बनी हुई है, जबकि आउटर कोर में लिक्विड मेटल का लावा मौजूद है। धरती की कोर का टेम्परेचर करीब 6000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है जो सूरज की सरफेस से भी ज्यादा है। मर्क्यूरी और वीनस जैसे इनर प्लैनेट्स के ऑपोजिट धरती का मेंटल काफी बड़ा है और इसकी 84% वॉल्यूम में फैला हुआ है। इस रीजन में आयरन और मैग्नीशियम रिच सिलिकेट रॉक्स पाए जाते हैं और इसकी रेडियस 2900 किलोमीटर की है। धरती की क्रस्ट इसकी वॉल्यूम का सिर्फ 1% है, लेकिन ये वही जगह है जहाँ यूनिवर्स की एकमात्र नॉन लिविंग सिविलाइजेशन निवास करती है। मगर आने वाले सालों में हम इंसान शायद मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसा ले। मंगल की कोर करीब 1900 किलोमीटर में फैली हुई है और यहाँ पर हमें आयरन, निकल और सल्फर देखने को मिलता है। धरती की कोर के ऑपोजिट मंगल की कोर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती है और इसीलिए इस प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड ना के बराबर स्ट्रॉन्ग है। मार्स का मेंटल भी धरती से काफी थिन है और सिर्फ 1700 किलोमीटर में फैला हुआ है। वीनस की तरह मंगल की सरफेस भी बेसल्ट रॉक से बनी है, हालांकि इसके ऊपर हमें आयरन से रिच रेड डस्ट की एक लेयर देखने को मिलती है। अभी तक हमने सिर्फ रॉकी प्लैनेट्स की सैर की थी, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं गैस जायंट्स की और इसमें सबसे पहले नाम आता है जुपिटर का। कहते हैं कि अगर जुपिटर का मास आज से 85 टाइम्स ज्यादा होता तो ये शायद एक स्टार भी बन सकता था और फिर सोलर सिस्टम में एक नहीं बल्कि 2 सितारे होते। जुपिटर की कोर मोल्टन मेटल से या फिर सॉलिड मटेरियल से बनी है। इसके कोर का टेम्परेचर 35,000 डिग्री सेल्सियस है और इसके एटमॉस्फेयर में 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम का बना हुआ है और इस प्लेनेट पर कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इसकी आउटर लेयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल धरती की सरफेस के बराबर है। अगर आप इसकी गैसियस लेयर्स पर लैंडिंग करने की सोच रहे हो तो शायद आप कभी वापस नहीं लौटोगे, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी धरती से 2.5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे एक ऐसा भी प्लेनेट है जिससे कोई वापस आना नहीं चाहेगा और वो है शनि ग्रह। सोलर सिस्टम के सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट के अराउंड हमें खूबसूरत रिंग्स देखने को मिलते हैं। इसका एटमॉस्फेयर मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, जहाँ मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर के ट्रेसेस पाए जाते हैं। सल्फर की प्रेजेंस के कारण ये प्लेनेट हमें ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। जैसे जैसे हम सैटर्न की गैसियस लेयर्स के अंदर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। जो हाइड्रोजन आउटर लेयर में गैसियस फॉर्म में थी वो थोड़ा नीचे जाकर लिक्विड बन जाती है और इसकी कोर में हमें मेटालिक हाइड्रोजन देखने को मिलती है। जुपिटर की तरह सैटर्न की कोर भी हमारे लिए मिस्टीरियस बनी हुई है और हमें इसकी कॉम्पोजिशन और फिजिक्स
फिजिकल स्टेट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे प्लेनेट यूरेनस की ओर। यूरेनस भी गैसेस से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बर्फ गैस से ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए हम यूरेनस को आइस जायंट भी कहते हैं। यूरेनस के सेंटर में एक रॉकी कोर मौजूद है जो साइज में धरती की कोर से आधी है और इसका टेम्परेचर भी सिर्फ 5000 डिग्री सेल्सियस है। धरती की तरह यूरेनस का सबसे बड़ा हिस्सा मेंटल में मौजूद है। ये रीजन यूरेनस का 80% वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है और ये कम्प्लीटली बर्फ से बना हुआ है, मगर ये बर्फ मीथेन, अमोनिया और वाटर के मिक्सचर की बनी हुई है। वैसे तो यूरेनस के एटमॉस्फेयर में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम ही मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मीथेन गैस की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है। ये गैस रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसी कारण से यूरेनस हमें ब्लू ग्रीन कलर में नजर आता है। सोलर सिस्टम में हमारी आखिरी डेस्टिनेशन है नेपच्यून, जहाँ पर 2500 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेजी से हवाएं चलती है। यूरेनस की तरह इसकी कोर भी सॉलिड है और आयरन की बनी हुई है। हालांकि यूरेनस के कंपैरिजन में नेपच्यून की कोर 3 गुना बड़ी है। इसके बाद आता है मेंटल, जो कि नेपच्यून का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका मास हमारी धरती से करीब 15 गुना ज्यादा बड़ा है। नेपच्यून का एटमॉस्फेयर 80% हाइड्रोजन और 19% हीलियम का बना हुआ है और यूरेनस की तरह ये प्लेनेट भी मीथेन गैस की प्रेजेंस के कारण ब्लू कलर का लगता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि नेपच्यून की सरफेस से करीब 7200 किलोमीटर नीचे डायमंड की एक लेयर हो सकती है और हो तो ये भी सकता है कि इस प्लेनेट पर डायमंड की बारिश होती हो। वैसे धरती पर भी कई अजीबोगरीब चीजों की बारिश होती रहती है। आपने धरती पर किन किन चीजों की बारिश के बारे में सुना है, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।